थोड़ा दृष्टि पढ़ ले रहे क्योंकि ये चीजें आगे बार बार आती है ना, तो समझने में आसानी होगी। स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी गुरु जी। जी लिख लीजिए। सभी ग्रह अपने से सातवें को, सभी ग्रह अपने से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। या सभी रिपीट कर दीजिए, है? एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, सभी ग्रह अपने से सातवें स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। पूर्ण मतलब 100%। ठीक, लिख लिया सब लोगों ने? ये बताया भी गया था बीच में आपको, एक बार फिर मैं आपसे रिवीजन करा देता हूं। ठीक है, सभी ग्रह अपने से सातवें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सभी ग्रह मतलब सभी आ जाएंगे। ठीक है, सूर्य से लेकर के केतु पर्यंत, सूर्य चंद्रमा मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, अभी समझा दे तो फिर आगे और बताऊं। जैसे मान लीजिए अपने से सातवें, जैसे मान लीजिए सूर्य यहां बैठा है तो ये अपने से सातवें पूर्ण दृष्टि से देखेगा। मंगल यहां है तो मंगल से सातवां यहां होगा तो इसको देखेगा। गुरु मान लीजिए यहां बैठा, गुरु से सातवां ये होगा। शनि यहां बैठा है तो शनि से सातवां यहां होगा, ऐसे देखेगा। ठीक है, बुध यहां बैठा है तो बुध अपने से सातवां यहां, सब देखेंगे, अपने से सामने सभी को देखेंगे। ठीक है, सूर्य से लेकर केतु पर्यंत, इसमें कोई संशय नहीं। अब इनमें से तीन ग्रह भी लेते हैं, फिर बाद में राहु केतु भी लेते हैं। मंगल, गुरु और शनि, इनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो गया है कि जिस कैपेसिटी से सभी ग्रह सातवें को देखते हैं, मंगल शनि और गुरु कुछ विशेष दृष्टि है, वो जो है अपने स्थान से इन भावों को भी उसी कैपेसिटी से देखते हैं जैसे सातवें को देखते हैं। तो मंगल लिख लीजिए 4-8, मंगल सातवें को तो देखता ही, उसमें कोई संशय नहीं। उसकी विशेष दृष्टि क्या है? चतुर्थ और अष्टम, 4 और 8 जहां रहेगा वहां से 4-8 को देखेगा। उदाहरण के लिए जहां भी रहे, मान लीजिए मंगल यही रहे तो सप्तम को तो देखेगा ही, अपने से जो चतुर्थ है इसको देखेगा और मंगल से जो अष्टम है उसको भी पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ठीक है, तो मंगल का क्या हुआ? 4 और 8। ठीक, फिर मंगल के बाद आता है गुरु। गुरु भी क्या करेगा? जहां भी रहेगा सातवें को तो देखेगा ही। मान ली गुरु यही है, कहीं भी हो, 12 भावों से उधर समझाने के लिए यहां बता दे रहा हूं। गुरु मान लीजिए यहां है तो अपने से सातवें को देखेगा। उसकी विशेष दृष्टि क्या है? 5 और 9, जहां रहेगा वहां से पंचम को देखेगा और 9वें भाव को देखेगा पूर्ण दृष्टि से। ठीक, सभी ग्रह सातवें को तो देखते ही हैं। मंगल 4-8 को विशेष दृष्टि प्राप्त हुई, उसी कैपेसिटी से देखेगा जैसे सातवें को देख रहा है। और गुरु सातवें को तो देखेगा ही, पंचम नवम को भी विशेष दृष्टि से देखेगा। उसके बाद आता है शनि। शनि क्या करेगा? शनि जहां है, मान लीजिए शनि यही है तो सातवें को तो देखेगा ही। शनि की विशेष दृष्टि है 3 और 10, मंगल की 4-8, गुरु की 5-9 और शनि की 3-10। ठीक, तो शनि जहां बैठा सातवें को देख रहा है, उसे तीसरे को देखेगा और 10वें को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। आई बात समझ में? ये हो गया ग्रहों की पूर्ण दृष्टि। अब क्या है, इसके अलावा भी जो है राहु केतु। गुरुजी बादल गरज रहे हैं। बादल गरज रहे हैं कहाँ? गुजरात में है क्या? पुरी में, पुरी में। मतलब नहीं समझा मैं।
आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी? आपके यहाँ गरज रहे हैं वो कह रहे हैं गुरुजी। कौन बोल रहा है? गुरुजी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है गुरुजी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। एकदम साफ आवाज आ रही है सर। क्या कहें बता। अब यही होता है जब क्रम भंग हो जाता है ना, तो कहते हैं कि हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। गुरुजी हमारे यहाँ तूफान चल रही था जिसके कारण नहीं आ रही होगी। तो हमारी गलती है। शांत चुपचाप सुन चलिए। हाँ तो ये हो गया, ठीक है। अब राहु केतु बचे, तो राहु केतु का दृष्टि वैसे ही है, सभी सातवें को देखेंगे ही, हमने पहले ही बता दिया। गुरु की तरह राहु केतु का भी लीजिए। गुरु का क्या था? पंचम नवम था। 5 और 9। हाँ, विशेष दृष्टि पंचम नवम थी, तो उसी तरह राहु और केतु की भी पंचम नवम हो जाएगी। जहां रहेगा वहां से ये क्या करेंगे, अपने से, जैसे मान लीजिए राहु यहाँ है तो सातवें को देखेगा ही, पंचम को भी देखेगा और नवम को भी देखेगा। केतु भी यहाँ लिए यही है, तो सातवें को देखेगा, पंचम को, और वो देखेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा सर। मतलब गुरु की तरह, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूं, गुरु की तरह राहु केतु की दृष्टि। ये तो हो गई पूर्ण दृष्टि, इसी को लेकर हम चलेंगे। इसके अलावा देखिए दृष्टि बहुत होती है, इनकी भी एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि है और त्रिपाद दृष्टि, पूर्ण दृष्टि, ऐसे हो गया चरण वृद्धि के क्रम से। फिर उसके तरह राहु का तो कहा सुत मदन नवान्ते पूर्ण दृष्टि तमस्य, उसका आधा बताया, फिर आधे का आधा भी बताया। युगल दशम के है 4 दृष्टि है, फिर उसका भी बताया, आधे का भी आधा होता है, उसको मैं लेकर नहीं चलूंगा है, वो समय रहेगा तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, या आप लोग अपने से भी पढ़ सकते हैं। हम यहाँ जो फलादेश में प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो केवल इसी का, पूर्ण दृष्टि का। तो सबको समझ में आ गया, सीधी सी बात। सभी ग्रह अपने से सातवें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जो विशेष दृष्टि से बता दिया हमने कि मंगल 4-8, शनि 3-10 और गुरु 5-9। हाँ, अब ये भी बात आती है कि क्यों सभी ग्रह सातवें को ही देखते हैं। तो देखिए जो सातवां भाव होता है ये, ठीक, सप्तम, ये होता है पत्नी का। तो सभी ग्रह अपनी मेहरारू क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे तो विवाद में कंप्लेन आ जाएगा ना कि अपना घर तो संभलता नहीं, चले वो कर दे। तो इसलिए सभी निर्विवाद रूप से अपने से सातवें घर को देखते। कहा गया स्वधर्मम स्वप्रसूतिम चा जाया रक्षा नहीं रक्षति है, मतलब स्त्री की रक्षा से ही धर्म की रक्षा होती है। तुम्हारे पूज्यते रमते तत्र देवता। इसलिए सभी ग्रह निर्विवाद रूप से अपने से सातवें को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब जिनकी विशेष दृष्टि प्राप्त हो गई, मान लीजिए मंगल को 4-8, मंगल सेनापति कारक ग्रह है, चौथा स्थान होता है सुख का, 8वां स्थान होता है आयु का। अब सेनापति ही न देखता है कि कौन सुखी है, कौन किसकी आयु ठीक है, रिटायरमेंट लायक तो नहीं है, कब उसको हम युद्ध में ले चलें, किसको कोई रोग वोग तो नहीं है। इसलिए मंगल को विशेष अधिकार दे दिया कि तुम सातवें को तो देखो ही, लेकिन तुम नौकरी कर रहे हो तो सेनापति हो, इसलिए तुम्हारा दायित्व है कि चौथे और 8वें को भी देखो। फिर इसी तरह शनि आ गया। शनि क्या नौकर कारक ग्रह है, वो तीसरे और 10 को देखता है। तृतीय क्या हुआ, विक्रमम स्थानम, 10वां राज्य में ऊंचा, 10वां राज्य का हो गया है। तो शनि नौकर कारक ग्रह होने से राज्य की देखभाली कर रहा है। विक्रम कौन पराक्रम है, कौन सुखी है, कौन रोगी निरोगी, इस तरह से नहीं है, किसको क्या चाहिए, कुछ दवा उबा तो नहीं चाहिए, सेवा क्या करनी है, इस तरह से शनि को ये अधिकार प्राप्त हो गया। फिर गुरु पंचम नवम, पंचम होता है विद्या का स्थान, नवम होता है धर्म का स्थान। अब गुरु गुरु है तो विद्या का उपदेश कौन, गुरु ही देंगे, धर्म का उपदेश कौन देगा, गुरु ही देंगे। इसलिए इनको विशेष अधिकार प्राप्त होगा कि भाई आप अपने पत्नी को तो देखिए, सप्तम को, जहां बैठे आप सप्तम को देखिए, पत्नी को, लेकिन आप गुरु हैं वहीं तक सीमित मत रहिए, आप 5वें को भी देखिए, विद्या को और धर्म को भी देखिए उसी कैपेसिटी से। ये हो गया। बाकी और ग्रहों की राशियों की भी दृष्टि होती है। जैमिनी सूत्र में कहा गया चरो धनम बिना स्थाणु चांदम बिना चरा दुस्वभाव बिनात्मान दुस्वभावात् पश्यति है। ताजिक में भी अलग दृष्टि कहा गया, दृष्टि से पंचमे नौ बलवती प्रत्यक्षदा स्नेहदा। फिर इन ग्रहों की भी बताया कि ऊर्ध्व दृष्टि, कटाक्ष दृष्टि, तिर्यक दृष्टि, इस तरह बहुत सारे भेद किए। लेकिन हम केवल इसी को पढ़ाया जाए तो 1 हफ्ते का विषय है अपने आप में दृष्टि, ठीक है। केवल दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण फल है, फलादेश में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाता है दृष्टि, क्योंकि कहते हैं ना दृष्टि सही जो
तभी दृष्टिकोण भी सही रहता है। दृष्टि गलत तो दृष्टिकोण भी बदल जाता है। सौंदर्य में भी कहते वो नाले में भी आपको सौंदर्य बोध हो जाएगा, बस दृष्टि कैसी हो, सुअर वाली होनी चाहिए। सुअर वाली दृष्टि हो तो नाले में भी आपको सौंदर्य बोध दिख जाएगा। दृष्टि कैसी, वही एक कथा आती है, विवेकानंद के गुरु जी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस जी। वो एक बार बेश्या का नाच हो रहा था, वो देख रहे थे और नाच देखते थे, कहते वाह क्या बात है, क्या बात है, ऐसे कोई वाह वाह कर रहे थे। लोगों ने देखा, अरे ये तो योगी बनते हैं और यहाँ बेश्या का नाच देख रहे हैं। आ करके विवेकानंद से कहे कि क्या आप अपने गुरुजी को कहते हैं कि बड़े योगी हैं और देखिए बेश्या का नाच कर रहे हैं। विवेकानंद जी कहा क्या बात कर रहे हो? बोले जाइए दिखाता हूं। तो देखे, विवेकानंद जी देखे कि वो सही नाच देख रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं। तो विवेकानंद जी ने कहा गुरुजी आप क्या कर रहे हैं? लोग देखिए क्या क्या चर्चाएं आपके बारे में कर रहे हैं। तो परमहंस जी ने कहा चुप रहो, देखना हो तो देखो, डिस्टर्ब मत करो, साइड में रहो। जब नाच खत्म हुआ तब विवेकानंद पूछे गुरु जी आप क्या कर रहे थे, ये ऐसा आपको शोभा नहीं देता, लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। बोले अरे मूर्ख, मैं नाच थोड़ी देख रहा था, मैं तो देख रहा था कि जब ये परमात्मा की बनाई हुई कठपुतली इतनी सुंदर है तो इसको बनाने वाला हमारा परमात्मा कितना सुंदर होगा। ये होती है दृष्टि। इसी तरह भागवत में एक कथा मिलती है, गोपियां जो है नग्न स्नान कर रही थी और उधर से जो है सुखदेव जी गुजरे, कोई फर्क नहीं पड़ा गोपियों में। और ठीक उसके थोड़ी देर बाद व्यास जी गुजरे, उनको सुखदेव जी खोजते खोजते तुरंत गोपियां अपना कपड़ा वगैरह पहनने लगी। तो व्यास जी को बुरा लगा, बोली ये क्या कर रही, देखो मेरा जवान लड़का जा रहा है, इनको कोई असर नहीं पड़ रहा है और मैं बूढ़ा जा रहा हूं, इनको जो है अपना कपड़ा पहनने लगी। पूछे उनसे कैसा क्यों? तो बताया कि देखिए आपके नजर में हम हैं, गोपी हैं, स्त्री हैं, लेकिन आपकी बेटे की नजर में तो जैसे ये पेड़ पौधे पक्षी हैं उनकी, उसी तरह हम भी उनकी नजर में हैं, चिड़िया पशु पक्षी। आप में न भेद है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, इसलिए हम आपको देख करके जो है संभलने लगे। तो ये होता है दृष्टि। तो आगे हम पढ़ेंगे फलादेश में दृष्टि अपना महत्वपूर्ण स्थान निभाता है। तो आप लोग सब लोग जान गए, ठीक है। क्या प्रश्न है किसका दृष्टि में? कि राहु केतु की तीसरी या बराहमी दृष्टि होती है क्या? हाँ, हमने बताया ना कि उनका सुत मदन नवांते पूर्ण दृष्टिम तमस्य युगल समगेहे चार दृष्टिम बदंती। लेकिन हमको सातवीं, पंचम और नवम ही फलादेश में ग्रहण करना है। बाद में वो कहा कैसे होगा तो उसका समय रहेगा तो मैं एक बात द्विबाद जो त्रिबाद दृष्टि होती है ना उसका भी बता दूंगा, ठीक है। बताया ना कि अपने आप में एक बहुत स्वतंत्र विषय है, एक हफ्ते तक चलने वाला। तो हमको बहुत आगे जाना है ना, इसलिए केवल जो फलादेश में आपको सहायक सिद्ध हो उसी की चर्चा मैंने की। चलिए अब लिख लीजिए, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में सप्तम भाव में विषम राशि हो स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश भी विषम राशि में हो। गुरुजी रिपीट कर दीजिए एक बार। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश विषम राशि में हो और गुरु विषम राशि में हो। स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश विषम राशि में हो और गुरु विषम राशि में हो तो
हो तो, गुरु विषम राशि में हो तो सुंदर पति प्राप्ति का, सुंदर पति प्राप्ति का योग बनता है। ठीक, स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तमेश विषम राशि में हो और गुरु विषम राशि में हो। आइए समझते हैं इसको। ये देखिए, ये होता है सप्तम भाव, जहां 11 लिखा है, संख्या 11, ये सप्तम भाव होता है। ठीक, तो यहां पे देखिए सप्तम भाव में विषम राशि है, ये 11 सप्तम भाव में विषम राशि है, और सप्तम में लिखा है 11 नंबर की राशि होती है कुंभ राशि के स्वामी शनि, तो शनि भी विषम राशि में हो जाए, कहीं भी बैठ जाए, मान लीजिए शनि यहीं बैठ जाए। ठीक, अब बात आई गुरु, तो सप्तम भाव में विषम राशि है, सप्तमेश शनि भी विषम राशि में है, नव सम विषम तो बता जानते ही होंगे आप लोग, है जी विषम संख्या, वही बात बताया भी गया था आप लोगों को शुरू में। फिर गुरु भी विषम राशि में, मान लीजिए गुरु यहीं बैठ जाए। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सप्तम भाव में भी विषम राशि है, सप्तमेश शनि भी विषम राशि में है, और पति का कारक गुरु को इसलिए क्योंकि देखिए, ये नोट कर लीजिए सभी लोग, आगे आएगा जब हम आगे विवाह संबंधी चीजें पढ़ेंगे, तलाक के योग है, तो उसमें जो है ये चीजें आएगी। तो पति का कारक लिख लीजिए गुरु, और पत्नी का कारक शुक्र। ठीक, तो गुरु भी विषम राशि में हो तो ऐसे में सुंदर पति की प्राप्ति कराता है। अब तीनों में, तो यहां देख लीजिए सप्तम भाव में विषम राशि है, सप्तम शनि भी विषम राशि में है, और उसका जो है पति का कारक गुरु वो भी विषम राशि में है, तो सुंदर पति की प्राप्ति का योग बनता है। जब लोग पूछते हैं कैसा पति मिलेगा, तो ये सुंदरता की बात हो रही, कैसा होगा, चरित्र की बात नहीं, चरित्र के लिए अलग होता है सत्कलत्र योग, वो समय रहेगा तो आगे पढ़ेंगे। अब देखिए, अब इसमें से ये तीनों स्थिति हो तो बढ़िया मिलेगा, तीनों में से एक दो स्थिति हो तो थोड़ा कम मिलेगा, नहीं रणबीर कपूर सलमान खान मिलेगा, विक्की कौशल ही मिल जाएगा, और आता ही समझ में। तो इस तरह से अपना करेंगे, और बहुत सुंदर पति के बहुत और योग हैं, आप खुद पढ़ेंगे तो मिलेंगे शास्त्रों में, नहीं तो समय रहेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये एक सामान्य योग है कि स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव में विषम राशि हो, सप्तम शनि विषम राशि में हो, और पति का कारक गुरु भी विषम राशि में हो, तो सुंदर पति की प्राप्ति कराएगा। इससे कम हो तो थोड़ा कम, इस तरह अपना विवेक का प्रयोग करके फलादेश करेंगे। हमारे पुरुष वर्ग पत्नी का कारक कौन सा ग्रह होता है? इसका पत्नी का कारक शुक्र बताया, तो पति का कारक गुरु, कारक शुक्र। जी सर, थैंक यू। हमारे पुरुष मित्र दुखी ना हो, उनके लिए भी लेकर आ रहा हूं मैं। देखिए, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में, इसी का उल्टा, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में क्या हो, समराशि हो, सप्तमेश समराशि में हो, और शुक्र समराशि में हो। ठीक है, सप्तम भाव में पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश समराशि में हो, और शुक्र समराशि में हो, तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति कराता है। क्या लिखे हैं? पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में सम राशि हो, सप्तमी सम राशि में हो और शुक्र सम राशि में हो तो सुंदर पत्नी मिलती है।
वाह। अब देखिए इसी कुंडली में देखिए सप्तम भाव में समराशि है, ठीक। अब सप्तमेश कौन हुआ? शनि हुआ। कोई भी ग्रह हो सकता है, जरूरी नहीं शनि, यहाँ तो दोनों में हो जा रहा है शनि। बात तो ये नहीं हुई कि सप्तमेश ये हो, सप्तमेश की बात हो रही है। सप्तमेश में कोई भी हो सकता है सातों ग्रहों में से, ठीक है। अब शनि भी कहीं सम राशि में बैठ जाए, मान लीजिए शनि जो है यहीं बैठ जाए सम राशि में, और पत्नी का कारक कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र भी कहीं भी सम राशि में आपको बैठा दिखाई दे, मान लीजिए यहीं बैठ जाए, ठीक। तो ये क्या है? सुंदर पत्नी की प्राप्ति कराता है। सप्तम भाव में समराशि हो, सप्तमेश समराशि में हो, और सप्तम का कारक जो पुरुष की कुंडली में होता है शुक्र, वो क्या हो? समराशि में हो, तो सुंदर पत्नी की प्राप्ति के योग बनते हैं। अब इनमें से मान लीजिए एक दो स्थिति कम हो, मान लीजिए यही शुक्र जो है विषम राशि में बैठ जाए, तब तो थोड़ा कम सुंदरी मिलेगी, और क्या नहीं, परम सुंदरी मिलेगी। तो और देखिए सुंदरी की परिभाषा अलग अलग होती है। वो कहते हैं ना कि दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज है। तो वही बात, देश काल परिस्थिति के अनुसार जिसको जो सुंदर लग गया तो वही सुंदर है उसके लिए। ये एक योग बनता है। कोई फला देश में पूछे आपको क्या है तो आप बता सकते हैं, हाँ। ना भी हो तब भी बताइए कि हाँ है, पॉजिटिव बोले, निगेटिव नहीं, ठीक है। तो आ गया समझ में, आगे चले। अब और तरह से बनते हैं उसमें पुरुष स्त्री, जब ग्रह हम पढ़ेंगे ना आगे, तो पुरुष स्त्री ग्रह की दृष्टि क्या के उससे भी योग बनते हैं। समय रहेगा तो आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। ये सामान्य योग था, मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या है? सुंदर का अर्थ क्या लेंगे, देखने में या स्वभाव में? हाँ, वही बताया, सुंदर का सबसे अलग परिभाषा होती है ना। उनकी सूरत स्वयं अच्छी लगने लगती है जिनकी इज्जत दिल से होती है, ठीक। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार भी केवल रूप रंग ही नहीं महत्व रखता, कई चीजें हैं तो उसके अनुसार, ठीक है। सुंदर मतलब सुंदर सुस्ती, ये कह सकते। चलिए अब ये माधव रंजन जी पूछ रहे सम विषम राशि कैसे देखेंगे, पहचानेंगे। ये एक दिन क्लास में बताया गया था, शुरू में आप शायद नहीं थे। सम विषम ये नीचे लिख भी दिया, विषम और सम ऐसे ही देखेंगे, दीपक कुमार जी ने लिख दिया। चलिए आगे चलें। अच्छा, अब देखिए कल हम शुभ ग्रहों से योग बनने वाले देख रहे थे, उसमें एक और सरल सा है, जल्दी से पढ़ लेते हैं। वो प्राय कुंडली में मिलता है, लिख लीजिए। लग्न, सप्तम, नवम और दसम। लग्न, सप्तम, नवम एवं दसम, 1, 7, 9, 10 में दो शुभ ग्रह हो तो 1, 4, 7 नहीं 1, 7, 9, 10, 1, 7, 9, 10 लग्न, सप्तम, नवम, दसम में दो शुभ ग्रह हो तो चामर योग बनता है। ठीक, लग्न, सप्तम, नवम और दसम में दो शुभ ग्रह हो तो चामर योग बनता है। सरल योग है, जल्दी इसको कुछ नहीं, जो स्क्रीन देख लीजिए, लिखा है चामर योग, ऊपर लिखा है, स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है? जी गुरुजी। हाँ, चामर योग, ठीक है। अब देखिए चामर, चामर, ठीक। अब 1, 7, 9, 10 में दो शुभ ग्रह दिखाई दें। मान लीजिए यहाँ गुरु और शुक्र दिखाई दिया, तो क्या बन गया? चामर योग बन गया, ठीक। फिर यहाँ
गुरु बुध दिखाई दिया, चामर योग बन गया। इन भावों में यहां मान लीजिए चंद्रमा और बुध दिखाई दिया तो चामर योग बन गया। ठीक, यहां गुरु और शुक्र दिखाई दिया तो चामर योग बन गया। आपको इन एक कुछ नहीं करना है, आपको 1, 7, 9 और 10 इन भावों में 2 शुभ ग्रह बैठे दिखाई दिए तो आप चामर योग कहिए। अब हाँ, वहां पे आपको थोड़ा संभल के फलादेश करना होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ चंद्रमा बैठ गया, यहाँ बुध बैठ गया, अब यहाँ सूर्य बैठ गया, तो बनेगा चामर योग। क्या इसका परिणाम चामर योग से क्या होगा? यही समस्या है, जब बता रहा हूं मैं परिणाम बताऊंगा, चिंता के थोड़ा योग समझ लीजिए ना, अभी जो बता रहा हूं परिणाम तो आएगा ही अभी आगे चल के। मैं इसको समझा रहा हूं, उसको सुन लीजिए। इसीलिए कहता हूं प्रश्न मैसेज में टाइप कर दीजिए, बीच में बोल। अब यहां देखिए जैसे चंद्रमा बुध और सूर्य बैठा है तो चामर योग बनेगा नहीं, क्योंकि बुध देखिए सूर्य के साथ है, एक पापक ग्रह हो गया, ऊपर से चंद्रमा भी है, क्षीण हो गया, तब ऐसे जो है चामर योग नहीं बनेगा। ठीक, अब हाँ इसमें मान लीजिए गुरु हो गया, गुरु की दृष्टि यहां पे हो गई तो चामर योग का फल जो होगा आगे मैं बताऊंगा वो मिलने लगेगा। इस तरह शुभ अशुभ ग्रह आपको क्लियर होगा तो आप समझ सकते हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है, हमको लगता समझाने की जरूरत है। शुभ अशुभ ग्रह पता ही है आपको। अब नियम से जाइए, नियम में तो कोई राशि का नाम लिया नहीं, नियम में ये तो कहा नहीं कि इसके साथ ये हो तो नहीं बनेगा, 2 शुभ ग्रह के साथ शनि हो, मंगल हो, गुरु हो तो नहीं बनेगा, नीच हो, अस्त हो तो नहीं बनेगा, ऐसा तो नहीं कहा। आपने नियम में लिखा कि 1, 7, 9, 12, 9 और 10 में 2 शुभ ग्रह हो तो चामर योग बनेगा। ठीक है, तो बनेगा, बस आप देख लीजिए 2 शुभ ग्रह हो, उसके साथ कोई भी बैठा हो, आप देखना कि वो बुध वगैरह ना हो, पापत्व वाले ना हो, बस आप शुभ ग्रह जानते हैं, शुभ ग्रह बैठे दिखाई दे तो चामर योग बनेगा। ठीक है, एक प्रकार से और बनता है, वो थोड़ा जब उच्च नीच आप पढ़ लेंगे तब समय रहेगा तो उसको भी बता दूंगा, ये प्राय मिल जाता है। इसका फल लिख लीजिए चामर योग का। चामर योग का फल होता है, एक तो जातक विद्यावान होता है। ठीक, कहा तो गया वेद शास्त्र का ज्ञाता, मतलब यहां अर्थ लगा कि जो शास्त्र पढ़ेगा उस शास्त्र का जानकार रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक, विद्वान होता है और राजा के द्वारा सम्मानित होता है। राजा के द्वारा सम्मानित मतलब वही राजा बताया था ना मैं एक दिन कि हर व्यक्ति का अपना अलग अलग राजा होगा। स्कूल में रहा तो प्रिंसिपल है, विश्वविद्यालय में रहा तो हेड हो गया, तो कुलपति हो गया, सबका अलग अलग राजा होगा, तो उसके द्वारा वो सम्मानित होता है। और बहुत सारे योग में फिर जो है पुरस्कार प्राप्त कर जाएगा, और योग सपोर्ट कर दिए तो राज्य सरकार से राष्ट्रपति पुरस्कार, ये सब है। और चामर योग वाला व्यक्ति प्रायः देखा गया है, ऐसा व्यक्ति बड़ी संस्था में काम करने वाला होता है। जहां वो काम करता है बड़ी संस्था में है, जैसे पढ़ेगा भी तो अच्छी स्कूल में, या काम भी किया तो अच्छी स्कूल में, मतलब कोई जॉब भी कर रहा है तो अच्छी संस्था में कर रहा है, ये देखा गया है प्रायः चामर योग में। ठीक, यही इसका फल है। अब ये क्या भारती खरे जी, गुरु युति में होना चाहिए, अलग युति की बात क्या, 2 साथ में हो, 2 ग्रह की बात हो, 3 हो जाए तो कोई बात नहीं, 2 भी हो जाए तो चलेगा, 2 से ही बनेगा, 3 हो तो ठीक और बढ़िया। 2 की बात मेरा मतलब था कि अगर आमने सामने अलग अलग बैठे हो तो नहीं बनेगा। नियम पे जाइए आप, नियम क्या कह रहा है कि 2 शुभ ग्रह हो तो 2 हो, ठीक है। आमने सामने, ये तो नियम में नहीं कहा कि आमने सामने हो तो बनेगा, एक दूसरे को देखेंगे तो बनेगा, कहा क्या नियम में, कहा सौम्य जी अलग अलग भाव में बैठे हो, इन चारों भावों में अलग अलग भाव में बैठे हो तो भी बन जाएगा। चारों भावों अलग अलग कैसे बैठेंगे,
आप ऐसे कहने की मतलब एक यहाँ बैठ गया और एक यहाँ बैठेगा तब? जी, या किसी और भाव नवम में या उस दूसरे में भी बैठ सकते, तब भी बनेगा क्या? भी बनेगा। नियम क्या क्या लिखा है? नियम में कहा 2 ना जी। हाँ, तो 2 ही हो तब। अब बना के देखिए तो खुद समझ में आ जाएगा। एक कुंडली में कितने चामर योग? 2 से ज्यादा नहीं बनेंगे, क्योंकि शुभ ग्रह की संख्या सीमित है। गुरु शुक्र बुध है, शुक्र बुध हमेशा आसपास ही रहते हैं। अभ्यास करिएगा तो देखिए कितने बनते हैं। तो ये चामर योग हो गया। अब और इसी शुभ ग्रह से संबंधित राजा के द्वारा सम्मानित होगा से अभी क्या है? क्या? राजा के द्वारा सम्मानित होगा से अभी क्या है, एक बार बताएंगे कृपया? वो उस दिन हमने गज केसरी योग जब पढ़ा रहे थे, हमने बताया था ना कि राज्य पूज्य वहां आया था, राजा प्रिय, राजा का प्रिय। नहीं, उससे आगे क्या लिखवाया मैं ये पूछ रहा हूँ गुरुजी। वो ये कहा कि ऐसा संस्था में काम करने वाला होगा, पढ़ेगा तो स्कूल में हो सकता है पढ़े, काम करे तो जो संस्था है बड़ी संस्था हो जिसका नाम पूरा भारतवर्ष जानता हो, है सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह इत्यादि, सेंट्रल गवर्नमेंट के, और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मान ली मारुति ही हो गया, तो मारुति को सब जान रहे हैं ना, टाटा हो गया, टाटा को सब जान रहे हैं ना, वही बात है। गुरुजी जियो में मिलेगा? है जियो रिलायंस जियो। हाँ ठीक ठीक। अब हम गिनाए कहिए 8 बजे तक, वो 6 बजे तक आपको पूरा कंपनियों का नाम ही गिनाए, इसी में समय बिता दें? नहीं कि आगे बढ़े? आगे बढ़िए, बस ये बता के बड़े पोस्ट में जाएगा कि सिंपल पोस्ट में? बड़े राजयोग है, राजयोग बड़े पोस्ट में जाएगा। अब हर व्यक्ति का अपना अलग अलग होता है, राजयोग बताया था ना मैंने, वही चीज है। कहाँ पैदा हुआ, क्या कुल खानदान, सब देख करके वो अपना विचार विवेक का प्रयोग करके करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अब लिखे लग्न से 6, 7, 8 लग्न से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो लग्न से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। ठीक, लग्न से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। क्या लिखे हैं? लग्न से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनता है। हाँ, लग्नाधि योग स्क्रीन में दिखा है। ठीक है, अभी फिर लिख लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए। ठीक है, ये लग्न है, सिंह लग्न की कुंडली है, 6, 7, 8 में शुभ ग्रह, मतलब 6, 7, 8 में तीनों में शुभ ग्रह होने चाहिए। मान लीजिए यहाँ गुरु हो गया, यहाँ बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, तो 6, 7, 8 भाव में शुभ ग्रह हुए तो क्या हुआ? लग्नाधि योग बन गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ मंगल हो गया, शनि हो गया, तब बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं बनेगा? पापी ग्रह हो गए ना, क्योंकि यहाँ पाप ग्रह आ गए। पापी ग्रह बैठ गया, शनि और मंगल बैठ गया गुरुजी, तो बुध का शुभत्व खत्म कर दिया उन्होंने। एक बहुत बढ़िया, लेकिन कल आपने एक शुभ मध्यत्व पढ़ा तो था। पाप मध्यत्व में आ गया ये ना, पाप मध्यत्व में नहीं, पाप मध्यत्व में नहीं आया प्रभु जी, शुभ मध्यत्व हो गया गुरुजी। ये बुध शुभ मध्यत्व में आ रहा है कि नहीं? एक तरफ गुरु है, एक तरफ शुक्र है ना? हाँ, शुभ मध्यत्व में बुध है, लेकिन पाप के साथ है।
तो लग्नाधि योग का जो फल हम पढ़ेंगे उसमें कहेंगे थोड़ी न्यूनता आएगी। ठीक है, इस तरह से। अब तीनों में कहा, तीनों में होने चाहिए शुभ ग्रह, बता दे रहा हूं, एक भी नहीं। एक भी कहते ना पोलियो में एक भी बच्चा छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, वही बात है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए यहाँ शुक्र हो जाए, यहाँ गुरु हो जाए, यही बुध हो जाए और यहाँ पे कोई ना हो, तब नहीं बनेगा। तीनों में कहा 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो तो बनेगा। अब प्रश्न हो रहा होगा किसी के मन में कि गुरु के साथ शनि हो, तब मान लीजिए यहाँ गुरु हो गया और शनि बैठ गया है, यहाँ बुध हो गया, यहाँ चंद्रमा हो गया। अब कहा गुरु के साथ शनि हो पापा ग्रह तो बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब फल में क्या न्यूनता, वो वृद्धि वो बाद फलादेश में हम कर लेंगे, लेकिन योग तो बनेगा ना। योग क्या कह रहा है कि लग्न से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो तो बनेगा। तो 6, 7, 8 में शुभ ग्रह आपको दिखे तो आप सीधे कहिए लग्नाधि योग बनेगा। ठीक, आई बात समझ में? जी गुरु जी। जी। हाँ। अब लग्नाधि योग का फल भी होता है, लिख लीजिए। लग्नाधि योग का क्या होता है, व्यक्ति ये भी देखिए राजयोग में आता है। सबका फल राजयोग जितने हैं ना, सबका मिला जुला फल है कि भौतिक संसाधनों से युक्त क्या हो, कि भाई उसका अपना मकान हो, नौकरी करने वाला हो, गाड़ी घोड़ा वाला हो, इस तरह से। तो ऐसा व्यक्ति जो है एक तो विद्वान होता है, जो भी विषय पढ़ेगा विद्वान होता है, नम्र भी होता है, और अधिकार पाने वाला होता है। राज्य का अधिकार, राज्य का अधिकार मतलब कोई उसके दायित्व जरूर मिलेगा। ये कंपनी है तो कंपनी का मैनेजर बने, मतलब कोई उसका ऐसा दायित्व मिलेगा जिसके उसके अंडर लोग काम करें, अधिकार प्राप्त करने वाला। ठीक, इनका भेद दूंगा मैं, एक समझ लीजिए ग्रुप। और यश 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 और धन से युक्त रहता है, मान सम्मान, या शॉर्टकट में लिखिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से युक्त। ठीक, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से युक्त। देखिए फलादेश भी जो है परिभाषा अलग अलग करते समय विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विवेक है उनके कुंडली में जो है लग्नाधि योग है, ये प्रायः बहुत बड़े करोड़पति कुंडलियों में देखा जाता है, लेकिन वो जॉब नहीं करते। कह रहे अरे हमारे लग्न, हम कह रहे जॉब नहीं कर रहे लेकिन आप 4 व्हीलर से चल रहे हैं, उनकी पत्नी बड़े पोस्ट पे है, हम कह 4 व्हीलर से चल रहे हैं, आप एसी में सो रहे हैं, पूरा समय बिता रहे हैं 24 घंटे, हर शहर में आपका फ्लैट है, कह रहे नौकरी नहीं है, उपभोग तो कर रहे हैं ना, कह रहे नौकरी नहीं। तो ये बात है राजयोग का। ठीक है, लग्नाधि योग में व्यक्ति क्या होगा, विद्यावान होगा, राज्य का अधिकार पाने वाला होगा, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से युक्त रहेगा। ठीक, अब इसी तरह एक और योग होता है चंद्राधि योग। अभी आपने लिखा लग्न से 1, 4, 7 नहीं, एक का लग्न से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो तो लग्नाधि योग। अब उसी तरह चंद्र से लिख लीजिए, चंद्र से 6, 7, 8, चंद्र से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो चंद्र से 6, 7, 8 भावों में शुभ ग्रह हो तो चंद्राधि योग बनता है। चंद्राधि, ये स्क्रीन में लिख देता हूं, चंद्राधि। ठीक, यहाँ शनि, यहाँ राहु, सूर्य गुरु हो गया, यहाँ बुध हो गया, यहाँ शुक्र हो गया, यहाँ केतु हो गया, यहाँ मंगल हो गया।
देखिए, तो यहां देख रहे हैं आप, नियम लिख लिया ना, चंद्र से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो तो चंद्रादि योग। तो यहाँ चंद्रमा से देखिए छठे में कौन है? गुरु है ना, और सप्तम में बुध है और अष्टम में शुक्र है, तीनों क्रम से है। तो इनमें चंद्रादि योग बन गया। अब यह है कि गुरु के साथ होने सूर्य भंग, वो भंग हुआ नहीं हुआ। आपने नियम में सीधा लिखा है चंद्रमा से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो, तो चंद्रमा से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह लिखा है। नियम तो ये नहीं कह रहा है कि अगर जो पापक ग्रह हो तो नहीं बनेगा। तो ये योग चंद्रादि योग बन गया। ठीक है, ये चंद्रमा से, हाँ चंद्रमा से मतलब चंद्रमा वाले को लेके या उसको छोड़ के? चंद्रमा से ज्योतिष में देखिए जहां गणना होती अपने से ही होती है, दूसरे से नहीं। ठीक है, जी सर, जी सर, जी सर। चंद्रमा से गिनेंगे तो चंद्रमा से गिनिए छठे से। छठे में कौन है? गुरु है, सातवें में बुध है और आठवें में शुक्र है। तो चंद्र से 6, 7, 8 में शुक्र है, तो ये क्या बना? चंद्रादि योग बन गया। ठीक, आगे बात समझ में? अब ये भी वही उसी वैसे फल, ये भी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से युक्त, इसका फल शॉर्टकट में लिख लीजिए, और भौतिक संसाधन से युक्त। शास्त्रगत जो फलादेश है वो मैं फोटो भेज दूंगा खींच के, जहां तक पाठ तमाम ग्रंथों बृहद जातक वगैरह मिल जाएगा फलदीप का। यही इसका राजयोग में आता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा से युक्त। ये कुंडली उनकी है, मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी की ये कुंडली है, उनमें ये योग था चंद्रादि योग। ठीक है, लिख लीजिए भौतिक संसाधनों से युक्त। भौतिक संसाधन वही गाड़ी घोड़ा मकान भूमि भवन वाहन है। सुनील जी आप अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, खुला है। ठीक है, और धनी होता है, यशस्वी होता है, वही फलादेश होगा सबका। राजयोग जितने महान कीर्ति वाला होता है, देश देशांतर में यशस्वी होता है, यशस्वी, कीर्तिमान, गुणवान, धनवान, बुद्धिमान, विद्यावान, जितना वान लगा लीजिए आप। ठीक है, अब देखिए, अब दोनों योग भी हो सकता है, हालांकि मिलता बहुत कम है। मान लीजिए एक ही कुंडली में दोनों हो सकता है, लग्नादि योग भी हो, चंद्रादि हो सकता है। कैसे? मान लीजिए लग्न और चंद्र एक ही जगह पर हो, लग्न में। बहुत बढ़िया, चंद्रमा यहाँ हो जाए और यहीं से मान लीजिए यहाँ गुरु हो जाए, यहाँ शुक्र हो जाए, यहाँ बुध हो जाए, तो ये लग्नादि योग भी बन गया, चंद्रादि योग बन गया, प्रबल बन गया। ये बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है, अब ये योग बना क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ये थोड़ा समझ लेते हैं। एक बार अब शुभ कर्तरी और पाप कर्तरी को दिमाग में रख लीजिए। ठीक, अब देखिए, कहा लग्न, क्या कहा? लग्न के से मान ली यहाँ गुरु, यहाँ शुक्र, यहाँ बुध, ये होता है लग्न। लग्न मतलब शरीर। ठीक, तो देखिए गुरु यहां बैठा तो अभी दृष्टि बढ़ा, अपने गुरु 7वीं दृष्टि कहां देखा? द्वादश में डाला। शुक्र लग्न में डाला, और बुध कहां डाला? यहां डाला। तो आप क्या देख रहे हैं? 3 शुभ ग्रह लग्न पे दृष्टि डाल रहे हैं और लग्न के अगल बगल भी दृष्टि डाल रहे हैं, है कि नहीं? गुरु छठे में बैठकर कहां दृष्टि डाल रहा है? द्वादश में। शुक्र लग्न पे डाल रहा है, और बुध कहां डाल रहा है दृष्टि? द्वितीय भाव में। ये देखिए अभी उसको समझ में नहीं आया होगा, जिनको जो है ना अभी 12 भाव गिन करके पहुंचना पड़ता है। इसीलिए पहले दिन ही मैंने कहा था कि क्या करेंगे लोग, 100 ठे वो बना लेंगे जिससे गिनना ना पड़े। ये उनके दिमाग से ऊपर जा रहा कि कहां कैसे दृष्टि गिन करके जाना पड़ रहा। ठीक है, अभी भी समझ जाए वो लोग, नहीं धीरे धीरे विषय समझ में नहीं आएगा, फिर 3-4 दिन क्लास करेंगे, फिर उसके बाद आना बंद कर देंगे। हाँ, यहाँ 80% से कम उपस्थित होने पे शायद सर्टिफिकेट भी नहीं देंगे, ऐसा सूचना आ रही थी। ध्यान रखिए, क्लास डेली करिए, भले ना समझ में जुड़ करके जुड़े रहिए, भले सो जाइए।
ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ गुरु दृष्टि डाला द्वादश भाव में, शुक्र लग्न पे और बुध द्वितीय भाव में। तो ये लग्न क्या है? हमारा शरीर है, शरीर पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई। एक बार थोड़ा शुभ कर्तरी के ध्यान दीजिए कि शुभ कर्तरी क्या पड़ा था, अगल बगल अगर शुभ हो तो अच्छा फल देता है, तो मतलब शरीर को मजबूत कर दिया है कि नहीं, इसलिए ये लग्नाधि योग बना। और शरीर ठीक तो सबके शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। उसी तरह कहा चंद्रमा के, जहां चंद्रमा रहेगा वहां से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह हो। मान लीजिए यही चंद्रमा था और यहाँ गुरु था, यहाँ शुक्र कर लीजिए, यहाँ बुध कर लीजिए, तो आप देख रहे हैं चंद्रमा एक यहाँ गुरु दृष्टि डाला, एक यहाँ डाला और एक शुक्र सीधा चंद्रमा पे डाल दिया। तो चंद्रमा के अगल बगल और चंद्रमा पे शुभ दृष्टि हो गई। और चंद्र मतलब क्या होता है? मन का कारक। चंद्रमा को क्या मन का कारक कहा गया है ना? चंद्रमा मन का कारक है, पृथ्वी के सबसे ज्यादा नजदीक रहता है। इसलिए जब देखते हैं पूर्णिमा में, जब चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास जो है समुद्र में ज्यादा ज्वार भाटा आता है, और हॉस्पिटल में जो मानसिक रोगी होती हैं उनको पूर्णिमा के आसपास ज्यादा उन्माद होता है। अब देखिए यही एक बार बहुत बड़े योग गुरु हैं, ठीक है, उनका व्यापार चलता है, पतंजलि स्टोर जगह जगह बने हैं शहर में, आयुर्वेद का प्रचार करते हैं। उन्हीं को शक हो गया था, ज्योतिष पे आक्षेप करते हैं कि लाखों किलोमीटर दूर ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। ज्यादा इशारा नहीं करूंगा, नहीं तो आप समझ जाएंगे कि बाबा रामदेव की बात कर रहा हूं। ज्योतिष के जो कह रहे ज्योतिष ढोंग है, ये क्या कर रहा है, जबकि उन्हीं का आयुर्वेद का एक ग्रंथ है माधव निदान कि ये ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं। तो उसमें बताया कि दर्पणा दीना यथा छाया शीतोष्णम प्राणिनो यथा स्वमणिम भास्करा राचि यथा देहम च देह दृक् विसंति न च दृश्यन्ते ग्रहास तद्वत् शरीर। अगर वही आयुर्वेद, अगर जिसका प्रचार करते, जिसकी जो है जड़ी बूटी बना के बेचते हैं, वही आयुर्वेद अगर ठीक से पढ़े होते तो ऐसा ज्योतिष पे आक्षेप न करते। कहते ये ग्रह कैसे प्रभावित करते हैं? कहते दर्पणा दीना यथा छाया। दर्पण में जैसे हमारा प्रतिबिंब दिखता है, दर्पण को छोड़िए, यही सेल्फी ले लीजिए, सेल्फी जब खींचते तो हमारा चित्र दिखाई देता है ना, सेल्फी मोड में जब करते हैं कर्मा, तो हमारा चित्र कैसे दिखता उसमें ये दिखाई देता है आप लोगों को? नहीं दिखाई देता। फूल की सुगंध लीजिए, तो फूल की सुगंध हमारे नाक में कैसे घुसी, दिखाई दिया? ऐसा तो नहीं कि कोई एक आदमी आ रहा है कि हाँ मैं सुगंध हूं और मैं तुम्हारे नाक में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता। मनुष्य को गर्मी सर्दी लगती है तो ऐसा तो कोई नहीं, कोई गर्मी आ रही हो कि मैं आ रही हूं, मैं हूं गर्मी, अब मैं तुम्हारे अंदर घुसूंगी, कैसे प्रवेश करिए आदमी को नहीं दिखता। उसी तरह कहा ग्रहा तद्वत् शरीर, उसी तरह ग्रहों की रश्मियां हमारे शरीर को प्रभावित करती है। रूस के वैज्ञानिक प्रोफेसर लखोवस्की थे, इसका रिसर्च भी किया। तो जो जब जन्म होता है व्यक्ति का, उस समय की जो तरंगे होती है वो जातक को आजीवन प्रभावित करती रहती है। तो अब बताइए समुद्र में जब पूर्णिमा के आसपास ज्वार भाटा आता है तो क्या चंद्रमा वहां रस्सी लेकर खींचता है? प्रश्न करते कि लाखों करोड़ों मीटर दूर शनि कैसे जातक को प्रभावित करेगा। हाँ, तो इस तरह से जो है ग्रह हमारे मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। अब फिर आगे की बात है, वो पंचमहाभूत कारक ग्रह भी हैं हमारे, पंचमहाभूतों से हमारा शरीर भी बना है और 5 ज्ञानेंद्रिय में कहीं न कहीं पंचमहाभूतों से जो है प्रभावित है। तो इसलिए उत्तम जीवन जीने के लिए, स्वस्थ जीवन जीने के लिए शारीरिक पिंडों का और प्रकृति में व्याप्त पंचमहाभूतों का सामंजस्य स्थापित करता है ये ज्योतिष शास्त्र। और क्या करता है? हमारा संतुलन, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, बस गड़बड़ा, मामला गड़बड़ हो गया, सब चीज बेकार होने लगेगी। सर ये जो महादशाएं चलती हैं इनका भी कुछ लॉजिक होता है क्या? इसका जो सर ये महादशाएं चलती हैं 120 साल की, सबका होता है लॉजिक, कोई व्यर्थ थोड़ी है। उसको भी हम आगे महादशा पढ़ेंगे ना। क्या घबरा रहे हैं आप? आगे पढ़ा दे महादशा, अभी 2 महीना पढ़ा है, अब इतना चिंता मत करिए, सब पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा नहीं, प्राय चीजें हो जाएगी। बीच में बोल देते हैं, प्रश्न हमका मैसेज कर दें, क्या बोल रहे थे हम खुद भूल गए। हाँ, लगना चंद्र रस्सी लेके नहीं खींचता। हाँ, चंद्रमा वही बताया कि जब चंद्राध योग क्यों बना, ये बता रहा हूँ कि चंद्राध योग चंद्र से 6, 7, 8 मतलब एक चंद्रमा पे शुभ ग्रह की दृष्टि और चंद्रमा के अगल बगल शुभ ग्रहों की दृष्टि है कि नहीं।
तो चंद्र मतलब क्या होता है? मन, मतलब आपका मन मजबूत हो गया। मन मजबूत तो सब कुछ मजबूत, कहते हैं ना, ज्योतिष में आया है। कहा यात्रा के लिए तमाम मुहूर्त बता गए, कहा ऊषा प्रशस्यते गर्गः, गर्गाचार्य जो थे वो कहे जो ऊषा काल होता है प्रातः काल, वो सबसे बढ़िया होता है, आप उसमें बिना विचारे कहीं भी जा सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने मना किया कि उषा काल तेज गुरु, लेकिन कहे नहीं उषा काल बढ़िया होता है। जो उषा काल मतलब प्रातः काल, उस समय आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बृहस्पति जी कहे नहीं, शकुनम तो बृहस्पति, यात्रा के लिए आप शकुन देखें। शकुन जो आसपास हो रहे हैं उसका एक स्वतंत्र विषय ज्योतिष का, वो भी अंग है, उसमें भी आगे कार्यशाला वगैरह चलाई जाएगी। उस बृहस्पति जी कहते शकुन देखिए तब यात्रा करिए। लेकिन अंगिरा क्या कहते हैं? अंगिरा मन उत्साहम, अंगिरा कहते हैं कुछ नहीं, मन में आपके उत्साह हो तो आप कहीं भी जाइए, ठीक है, कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहा विप्रवाक्यो जनार्दन, अगर कुछ ना हो, अगर एक ब्राह्मण आपको आज्ञा दे दे तब जाइए। तो मन उत्साह की बात हो रही कि क्यों बना ये चंद्रादि योग। चंद्र के अगल बगल अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो आपका मन मजबूत हो जाएगा। मन मजबूत तो सब कुछ मजबूत। वही वास्तु में कहा, तमाम भूमि परीक्षण के नियम बता दिए कि पहले तो बताया कि आप किस शहर का चयन करें अपने नाम राशि के अनुसार, शहर के फिर बताई उस शहर की कौन सी दिशा में चयन करें, फिर बताया कि कैसी भूमि हो, जीवित मृत्यु इत्यादि भूमि के भेद बता दिया। अंतिम में सीधी सी कहा कि मनस चक्षुषोर यत्र संतोषो जायते भ्रुवि, कुछ नहीं करना है, जो मन को देखने पे आपको अच्छा लग जाए, जो जगह लग जाए वही आप लीजिए, और ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा आपको वास्तु में नहीं जाना है। क्यों? वहां मन कह रहा है, मन ही तो सब कुछ है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, कारण और बंधन का मोक्षण कौन है? मन ही है। इसीलिए कहा जब लग्न के चंद्र से अगल बगल ग्रह शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाएगी, चंद्र से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह बैठेंगे तो चंद्र पे दृष्टि डालेंगे, चंद्र के अगल बगल डालेंगे तो मन मजबूत हो जाएगा। जब मन मजबूत हो जाएगा तो दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो असंभव सा प्रतीत हो। उसी तरह जब लग्न के अगल बगल जब हमारा शरीर मजबूत हो गया तो कोई भी जो है आपको असंभव नहीं लगेगा। इसीलिए जब आगे राजयोग हम पढ़ेंगे तो वहां कहा लग्नाधिपे बलाध्यासा, तमाम राजयोग हैं, जब तक आपका लग्न मजबूत नहीं है तो आप कुछ नहीं पा सकते। लग्न मतलब क्या? शरीर। तमाम तरह के हर शहर में आपका फ्लैट है, हर प्रकार की आपकी गाड़ियां हैं। जब आप आईसीयू में पड़े हैं, जब आपका शरीर ही नहीं ठीक है तो उन राजयोग का क्या उपभोग कर पाएंगे? जब आपको बिना चीनी की चाय ही पीना है तो कैसे राजयोग का उपभोग कर पाएंगे? इसीलिए कहा लग्नाधियोग, लग्न शरीर मजबूत हो जाता है, ठीक है। लग्न मतलब तन और चंद्र मतलब मन, तन और मन। अभी न कहता है नायक, क्या कहता है? मैं रखवाला इस तन मन का, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। डॉट डॉट डॉट। तो ये मन है, मन को जो अच्छा लग जाए वही सब कुछ अच्छा है। हालांकि ये नहीं कि भूमि के प्रसंग में कहा, यात्रा के प्रसंग में कहा, ऐसा नहीं कि आप मन का हुए जो मन को पसंद आ जाए तो उसको बोल दें फिर लात खा जाए, ऐसा नहीं करना। एक मित्र हमारे थे, हरिओम जुड़े हैं कि नहीं? नहीं जुड़े हैं, चल। तो ये सब बातें हैं, इसीलिए लग्नाधि योग चंद्राधि योग बना। आइए कुछ अब ये देखिए, अब मान लीजिए योग कैसे, यहां गुरु बैठ गया, यहां शुक्र बैठ गया, चामर योग बन गया, ठीक। अब यहां मान लीजिए बुध बैठा और शुक्र बैठा, तो कौन सा योग बना? कल आपने पढ़ा था कुलदीपक योग भी बन रहा है और चामर योग भी बन रहा है, ठीक है। ये अब कुंडली दिखाते हैं। चलिए देखिए, अब बताइए इसमें कौन कौन से योग बन रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो सारे योग बता सकता है, हचर पचर हो जाएगा सबसे पूछेंगे तो। मैं ही बता दे रहा हूं, देखिए अभ्यास कैसे करना है। अब यहां देख रहे हैं 1, 2, 3 भावों में सारे ग्रह बैठ गए, तो कौन सा योग बना? शूल योग, आपने पढ़ा है। फिर अधम संवरिष्ठ में आते हैं, तो अधम संवरिष्ठ में देखिए सूर्य चंद्रमा एक साथ बैठा है तो अधम योग बन गया।
फिर देखिए सकट योग बन रहा है, नहीं बन रहा है, चंद्रमा से बृहस्पति दूसरे, न सकट बन रहा है न गजकेसरी योग बन रहा है। यहाँ पे न लग्न से न चंद्र से दशम में कोई शुभ ग्रह नहीं है, तो अमला योग भी नहीं बन रहा है। केंद्र में भी कोई ग्रह नहीं है तो कुलदीपक योग नहीं बन रहा है, न लग्न में शुक्र बुध है, न दशम में मंगल है, न केंद्र में बृहस्पति है तो कुलदीपक योग भी नहीं बन रहा है। केंद्र में ये सारे ग्रह नहीं है तो दरिद्र योग बन रहा है। अब आज जो पढ़े हैं देखिए यहाँ पे कि दशम नवम भाव में शुक्र गुरु अब बुध 3 ग्रह बैठे हैं। बात हुई थी 2 ग्रहों की, 2 भी बैठे तब भी 3 बैठ गए तो और बढ़िया। तो यहाँ पे कौन बन गया? चामर योग बन गया। ठीक है, लग्नाधि योग, लग्न से 6, 7, 8 में शुभ ग्रह नहीं है तो लग्नाधि योग नहीं बन रहा है। चंद्र से भी 6, 7, 8 में शुभ ग्रह नहीं है तो चंद्राधि योग नहीं बन रहा है। इस तरह अभ्यास करना है आप लोगों को डेली, नहीं समझ लीजिए कोई मतलब नहीं रह जाएगा पढ़ने का। जितना जल्दी समझ में आता है उससे भी जल्दी आप लोगों को भूलेगा। ठीक है, तो प्रश्न ले लेता हूं, किसी का है ग्रुप में? गुरुजी जो कुंडली बन रही थी उसमें आप सुंदर पति का योग भी बन रहा है, कुछ स्त्री जाते कुंडली हो तो। हाँ क्या बात है, वाह, सुंदर पति बन, देखिए बहुत बढ़िया। इसी तरह से सप्तम भाव में सम राशि है गुरुजी, और सप्तम में भी सम राशि में बैठा है, गुरु भी सम राशि में बैठा है। सुंदर अगर स्त्री जाते कुंडली तो सुंदर पति मिलेगा गुरुजी उसको, बढ़िया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। इस तरह से अभ्यास करना है। हाँ हाँ सर पतंजलि पंचांग भी छाप रहा है। ठीक है, सातों चक्र का संबंध भी ग्रहों से हाँ है। आज मैंने कारण वशेष क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाया। हाँ देखिए, अब ये बात बता दे रहा हूँ सबको, प्रायः जो होता है ग्रुप में भेज दिया जाती है चीजें। ठीक है, और ये देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि आप लेट से जुड़े क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो इसमें देखिए कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक आप लोगों को कल से जो है जिनका छूट गया है, जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं रिवीजन के लिए, कल से इसी टाइम में, सैटरडे संडे तो बंद रहता है, इसी टाइम से एक छात्र है चंदन होता, ठीक है, जिनको प्रैक्टिस करना हो तो आप उसी समय जुड़ सकते हैं उससे। ठीक है, वो सैटरडे संडे 2 दिन जितना पढ़े हैं उसका प्रैक्टिस करा देगा और जिनका छूट गया उनको बता भी देगा। ठीक है, ये सर किया जा रहा है। सर हाँ सर हमने नाड़ी दोष पढ़ा था, ये विषय से इतर है, विषय से इतर है, जानकारी के लिए। हाँ बोलिए। ये 8 नक्षत्र हैं, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, रोहिणी, विशाखा, आर्द्रा। उसमें कह रहा है कि ये नाड़ी दोष, कहता है नाड़ी दोष नहीं लगता है क्या? यही ना बताना चाह रहे हैं जी, जी इन पे नाड़ी दोष नहीं लगता। हाँ 8 नहीं 9 है उसमें लगता है। ठीक है, वो ऐसे ही कहीं से आ गया है, वो जब आगे लगता है, लगता है। अच्छा, ये ऐसे ही चल रहा है, भ्रामक ऐसे ही चल रहा है। और ये शांत रहे, सब लोग प्रश्न ले रहा हूँ, श्लोक भेज दूंगा मिलेगा तो। और क्या गुरुजी, जगत और चंद्र में 6 भाव में और 6, 8 भाव में ग्रह हो तो लग्नाधि योग बनेगा? नहीं, 6, 8 में नहीं बनेगा, 6, 7, 8 तीनों में हो। मोहा शर्मा जी, 6, 7, 8 में तीनों हो तभी बनेगा। शुभ कर्तरी होने पर 6, 7, 8 भाव में सुदृढ़ करते हैं या उनके फल को अच्छा करते हैं। शुभ कर्तरी योग होने पर 6, 7, 8 भाव में को सुभद्र करते हैं, मतलब नहीं समझा। धवल जी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो गुरुजी प्रणाम। हाँ गुरुजी, मैं ये बोल रहा था, जिस तरह से ये लगन आदि योग बन रहा है तो ये लगन पे और द्वितीय और द्वादश भाव पे दृष्टि डालकर उसको अच्छा कर रहा है। हाँ, तो जिस प्रकार से शुभ कृत योग में भी गुरुजी दोनों साइड शुभ ग्रह होते हैं और लगन में भी शुभ ग्रह, मान लो लगन को, तो गुरुजी जहाँ उनकी दृष्टि पड़ रही है तो वो भी अष्टम भाव को और छठे भाव को अच्छा करेंगे गुरुजी, उसके फल को बिल्कुल करेंगे। बहुत सही आपने वहां लगाया, यही तो है फल, चिंतन करिए। हाँ, बिल्कुल जो है वहां अगर बैठेंगे ना तो वहां से वो करेंगे, सप्तम भाव को मजबूत करेंगे। अभी आगे हम पढ़ेंगे, ये भी चीजें आएगी, लेकिन आप वहां तक पहुंच, बहुत बढ़िया। ठीक है गुरुदेव, धन्यवाद। मैंने सुना गुरु जी से स्थान बैठा उससे करता है, स्थान पर दृष्टि उसे। ये चर्चा एक दिन मैंने कहा दिया, किस प्रसंग में था, हमने कहा जीव क्षेत्र गते शनि क्षेत्र गते जीवे, जीव क्षेत्र गणे शनि, स्थान हानि करो जीवा, स्थान वृद्ध करो शनि।
वो अलग प्रसंग में आया। जब गुरु के क्षेत्र में शनि हो, शनि क्षेत्र में गुरु हो, तब गुरु जो है स्थान की हानि करता है और शनि स्थान की वृद्धि करता है। ठीक है, एक दिन मैं चर्चा किया था इसकी। गुरुजी मैं सुनीता गोयल बोल रही हूँ। सुनील जी, जो आप लिंक भेजते हो उसमें नीला वो नहीं आता लिंक मेरा, तो मैं जुड़ नहीं सकती, तो किसी के पास भेजती हूँ मैं तब जुड़ पाती हूँ। ओहो मैडम आप नंबर सेव कर लीजिए, वो तो तुरंत नीला हो जाएगा। आप नंबर सेव नहीं किए इसलिए नहीं हो रहा है। नंबर सेव कर लीजिए। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। और ये क्या है गुरुजी, ये बता दिया होना चाहिए। और नवी दृष्टि है, इसका सिद्धांत ज्योतिष के हिसाब से हम क्या लॉजिक निकालते हैं? किसका? सर जैसे 5वीं और नवी दृष्टि है गुरु की, 3री और 10वीं दृष्टि है शनि की, तो सिद्धांत के रूप में हम इसे कैसे लॉजिकली निकालते हैं? क्योंकि 7वीं तो हमें समझ में आ गई कि ग्रह अपने ठीक सामने वेव्स फेंक रहा है, तरंगे फेंक रहा है, लेकिन 5वीं 9वीं का सिद्धांत में क्या रहेगा? अच्छा, ग्रह 7वीं का आप ये समझ गए कि सामने देख रहा है, ठीक है, तो ग्रह उसमें सब सामने ही रहेगा। आउटर प्लेनेट की वजह से देखते हैं। तो आपको बताइए, गुरु जो है मेष में चला गया और शनि जो है पीछे आ गया, तब कैसे देखेगा? तो सिद्धांत इसमें मत घुसेरिए, ठीक है सर। ये प्रश्न ले रहा हूँ ग्रह की दृष्टि का लॉजिक, ये क्या है लॉजिक है वो बताया जाएगा आपको आगे सिद्धांत पर, लेकिन जो सभी नहीं जानते तो उसकी चर्चा नहीं, ठीक है, सिद्धांत में मत घुसिए। तो सर एक छोटा सा प्रश्न, पहले जिनका लिखा है उसका लें कि आपका लें? सर पहले लिखा वो लें। ये 6, 7, 8 में केवल 1 या 2 भाव में शुभ ग्रह हो तो लग्नादि हो, नहीं तीनों में हो। अपराजित शर्मा जी रिवीजन की क्लास कल इसी टाइम में मैसेज कर दिया जाएगा। गुरुजी प्रश्न कर सकते हैं क्या? ठीक है, आज के लिए हो गया। गुरुजी प्रश्न करेंगे? बोलिए क्या करते हैं? मैंने प्रश्न लिख दिया पूछना था कि आपने दृष्टि के बारे में बताया है, उसमें राहु केतु की दृष्टि होती है, 3री और 12वीं भी होती है, तो उसको विशेष मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानना है, केवल गुरु जैसे लेना है, पंचम, नवम और सप्तम को, ठीक है? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी नमो नमः। मुझे एक प्रश्न पूछना है। मैसेज में क्यों नहीं की? जब चलने का टाइम होता है तब आप प्रश्न करती हैं। मुझे मैंने मैसेज कर दिया था। गुरुजी वो जो शुरू में आपने पढ़ाया ना, वही मुझे समझ में नहीं आया। ये मंगल इनकी दृष्टि, जो गुरु और शनि की दृष्टि, इसको ये मुझे समझ ही नहीं आया है, कैसे दृष्टि डालते हैं, कैसे, वो थोड़ा सा ढंग से समझाना था, वापिस ढंग से समझाना था। सर धीरे धीरे थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया, या तो आप उसके लिए मुझे कोई प्रैक्टिस भेज दीजिए, या तो इसकी प्रैक्टिस क्लास चलेगी, ठीक है? बेढंग से नहीं समझाए, ये मैं आज दूसरी बार बताया, एक दिन और इससे ढंग से और क्या हो सकता है? थोड़ा शब्द के लिए मैं क्षमा चाहूंगी, मेरे से बोलने आ गया, बाकी मैं मतलब यूं मेरे को नहीं आ रहा है ये दृष्टि वाला। आपको इसका मतलब अभी 12 भावों का क्रम से नाम नहीं आ रहा। दृष्टियां याद करनी पड़ेगी। ये तो याद हो गया, नहीं दृष्टियां भी याद कर ली, पर जैसे अभी जो आपने ये लग्नादि और चंद्रादि योग बता रहे थे ना, तब वो बता रहे थे कि जैसे गुरु की दृष्टि वहां पड़ रही है, तो मैं स्थान को देख रही थी, तो वो तो 9वां स्थान आ ही नहीं रहा था, और आपने कहा था 12 भाव को देखेगा, तो गुरु तो 5वें और 9वें स्थान को देख रहा था। सप्तम को भी देखता है कि नहीं? हाँ, सप्तम को भी देखता है। अच्छा, तो सप्तम भाव, वो 12 भाव सप्तम बन रहा था उस समय। अच्छा, जहाँ बैठा है वहां से सप्तम भाव या पंचम और नवम, वहां से जहाँ से ग्रह बैठा है, ऐसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो यात्रा के विषय में आपने 3 पंक्तियां बोली थी, पूषा प्रशस्यते गर्गा शकुनंतु बृहस्पति, तीसरी जो बोली थी वो बता दीजिए। अंगिरा मनुत्साहम। जी गुरु जी। विप्रवाक्यम जनार्दन। ठीक है, चलिए। ये श्लोक गुरु जी छोड़ दीजिएगा ग्रुप में। अरे मिलेगा तो अब कहाँ के मैं बोल देता हूँ, खुद मुझे याद नहीं रहता। चलिए, पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ठीक है। नमो नमो गुरुदेव। लेफ्ट हो जाए। नमस्कार।